डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। मैं अमित कुमार आपको पढ़ा रहा था हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि के विषय में। संधि क्या है, संधि किस तरह से संधि का निर्माण होता है, कितने इसके भेद हैं, कितने इसके प्रकार हैं, इसके विषय में हम पढ़ रहे थे। और हमने कंप्लीट किया था संधि का एक पार्ट जिसे नाम दिया गया स्वर संधि। और स्वर संधि के जितने भी 5 भेद हैं उन पांचों के बारे में हमने अध्ययन किया, पांचों को हमने समझा। दीर्घ संधि कैसे बनती है, गुण संधि कैसे बनती है, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, ये सब चीजें हमने देखी, समझी, जानी, इनके उदाहरण देखे और बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी भी हुई। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दूसरी संधि, हमारी संधि का दूसरा पार्ट जो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से। और व्यंजन संधि क्या है, नियमों पर आधारित संधि है, नियमों पर काम करती है। इसमें भेद नहीं होते, लेकिन इसमें 8 से 9 नियम बताए गए हैं। उन नियमों को हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि व्यंजन संधि में क्या होता है, जहां व्यंजनों से स्वर का मेल और व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, वहां व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहले मैंने आपको बताया भी था, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 जो हैं, कैवर्ण, चैवर्ण, इसे कैवर्ण कहते हैं, कैवर्ग कहते हैं, इसे चैवर्ग कहते हैं, इसे टैवर्ग कहते हैं, इसे तैवर्ग और इसे प वर्ग कहते हैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। जब भी हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है ये पूरे मुख में हर जगह स्पर्श होती है, पूरे मुख में स्पर्श होती है। जैसे कि ये क वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं तालु। ठीक है, क, ख, ग, घ, ण तालु वाले होते हैं। ठीक है, कंठ या तालु। च वाले अपने जो होते हैं च, छ, छ, ये दंत के ऊपर होते हैं, तालु। इनको तालव्य कहते हैं, इनको कंठे कहते हैं। ठीक है, ये जो क, ख, ग, घ अंग है ये तो होते हैं कंठ्य। और ये च, छ जो दांतों के जस्ट ऊपर जीभ लगती है, च, छ, ज ये होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। और ट, ठ, ड, ढ न ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। कौन से होते हैं? मूर्धन्य, वर्त्स्य, जिन्हें वर्त्स्य कहते हैं। तालु के सीधे ऊपर की ओर, जहां से जीभ नीचे की ओर आती है, ऊपर से टच होकर, वो भाग क्या कहलाता है? वर्त्स्य या मूर्धा। त, थ, द, ध, न दंत्य, दांतों पर जीभ लगती है, इनको दंत्य कहते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ, होठों से स्पर्श होता है स्वर। ठीक है, प, फ, ब। तो यहाँ पे क्या होता है? व्यंजन, ये अलग अलग व्यंजन हैं तो इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख में सब जगह स्पर्श होते हुए निकलते हैं। इनके अलावा बात करते हैं श, श, स, है, य, र, ल तथा वह। ये चीज है, इनको बोलते हैं, देखिए मैं आपको यहां लिख देता हूं, इनको बोलते हैं कंठ्य, कंठ्य। इनको बोलते हैं तालव्य। ठीक है, इनको बोलते हैं तालव्य, तालव्य बोलते हैं दोस्तों इनको। तालव्य जो तालु से लगते हैं इनको बोलते हैं वर्त्स्य, वर्त्स्य। ठीक है, इनको बोलते हैं दंत्य, इनको बोलते हैं दंत्य। क्या बोलते हैं? दंत्य। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं बिना मात्रा लगाए। दंत्य,
ठीक है, इनको बोलते हैं ओष्ठ्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओष्ठ्य। होठों से जो स्पर्श होकर निकलते हैं, इनको बोलते हैं ऊष्मी। क्या बोलते हैं? ऊष्मी। क्योंकि इनको बोलते समय ये स्पर्श नहीं होते, इनको बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। कैसे? श स स है, तो हवा ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्मी कहते हैं। यरलव, ये अंतस्थ होते हैं। यरलव अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ, अंदर। यरलव अंदर ही घूम जाती है जी पूरी, यरलव सब जगह, तो यरलव ये होते हैं। ये है व्यंजन। 33 व्यंजन है। क्षेत्रज्ञ जो हैं और द्य ये जो होते हैं, इनको संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। मतलब दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं ये, स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनते हैं। ये सभी भी स्वर और व्यंजन से मिलकर बने हैं, वो वर्ण हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ण होंगे और उनका मेल होगा, इसलिए उनको इनमें शामिल नहीं किया गया। ये शुद्ध व्यंजन है, बस केवल इनमें स्वरों का समावेश है। ठीक है, तो ये शुद्ध व्यंजन है, अपनी इनको कह सकते हैं। व्यंजन संधि में ये आते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है, समझिए। नियम प्रथम नियम क्या है व्यंजन संधि का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि जब क च ट त प के बाद, किसके बाद? क च ट त और प के बाद इन्हीं के वर्ग का तीसरा या चौथा, इन्हीं के वर्ग का, ये पहला प्रथम वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 भागों में बांटा गया है इनको। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम वर्ग के सामने तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए, ये आ जाए, श है और ल आ जाए, या फिर मैंने आपको बताया था स्वर ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ तथा औ, ये आ जाए, या फिर अंग, एक और हो गया इसमें, अंग भी हम जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, वैसे तो संयुक्त ये ध्वनियाँ हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ, लेकिन वो भी इसमें आता है, व्यंजन संधि में देखा जाता है। ये आ जाएं, क के सामने या तो ये आ जाएं, या फिर ये आ जाएं, इस वर्ग के सामने, प्रथम वर्ग के सामने तीसरा वर्ग या फिर चौथा वर्ग, ये तीसरा वर्ग आ जाए और ये या फिर ये चौथा वर्ग आ जाए, या फिर ये श है या ल आ जाए, या फिर सभी स्वर आ जाएं। क्या आ जाएं? स्वर आ जाएं। ठीक है, तो ये अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, ये सभी अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएंगे। क्या बन जाएगा? ग में। ठीक है, क्या बदल जाएगा? ग में। इसको मैं हलंत लगा रहा हूं क्योंकि ये आधे व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं। मैंने कहा शुद्ध व्यंजन, व्यंजन संधि तभी बनेगी जब व्यंजन शुद्ध होंगे। अभी ये जो पूरे बने हुए हैं इनमें स्वरों का समावेश है, ए स्वर का समावेश है सब में। ठीक है, लेकिन ये हलंत लग जाने से ये आधे हो जाते हैं, इसीलिए संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि? हल संधि, ये भी नाम दिया इसको गया है व्यंजन संधि को। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी संधि हल संधि के नाम से जानी जाती है, इस संधि के नाम से जानी जाती है। तो इसमें अब ये शुद्ध व्यंजन है, अब इनमें स्वरों का समावेश नहीं है, ये आधे आधे हो गए, ये शुद्ध व्यंजन है। मैंने यण संधि में बताया भी था, ये र व आधे आधे, मतलब उनमें स्वर हट जाते हैं, वो स्वरों को लेते हैं फिर प्राप्त करते हैं, आपने देखा था उसमें। तो ग च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, ठीक है, त बदल जाएगा द में, प बदल जाएगा ब में। इस प्रकार इनमें अंतर आ जाता है। समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार इनमें अंतर आ जाता है। तो अब उदाहरण देख लेते हैं एक एक का, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
अब हम देखते हैं उदाहरण इनका। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कै वर्ग के बाद कै किस में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, गै में, ठीक है। और चाय किस में बदल जाएगा, चाय बदल जाएगा जय में, ठीक है। और कै चय तय, तय बदल जाएगा किस में, द में। टै किस में बदल जाता है, टै किस में बदल जाता है, डे में, ठीक है। और पै किस में बदल जाता है, बै में। ये बै में बदल जाएगा। इनके एक एक के उदाहरण हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहले इसका उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए दिख प्लस गज, मान लीजिए ये कोई शब्द है दिक प्लस गज, गज यानी हाथी, ठीक है। गज यानी एक मापने की प्रणाली भी होती है, मापने की प्रणाली को भी गज कहते हैं। 1 गज 2 गज 3 गज इस तरीके से, उस प्रणाली को भी गज कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में पूछा जाता है मापने की प्रणाली, और गज यानी हाथी, दोनों इसके पर्यायवाची हैं। दिख इसका कै और इसका गै। जब मैंने बताया कै के सामने तीसरा वर्ण आ जाए तो वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरा वर्ग आ जाए तो तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये बदल जाएगा किस में, आधे गए में। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव सिर्फ इनमें होता है। आगे वाले प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद है ये द्वितीय पद है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में बदलाव होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी भी आएगी आगे इसमें नियम जिसमें प्रथम वर्ण भी बदलेगा और द्वितीय वर्ण भी बदलेगा। द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों में चेंजेस होंगे। और ये जो है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो शब्द बन गया दिग्गज। क्या बना दोस्तों, दिग्गज, ठीक है। इस तरीके से शब्द बन जाएगा। ये वाला देखते हैं उदाहरण इसका, चाहे जय बन जाता है इसका, उसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, ठीक है। इसमें इन शब्दों का सार्थक अर्थ नहीं होता, लेकिन इन बाद वाले शब्दों का सार्थक अर्थ अवश्य होता है, क्योंकि बाद वाले शब्दों में स्वरों और व्यंजनों सबका प्रयोग होता है। इसमें देखिए व्यंजन से इसका मतलब संबंध बताया जा रहा है, इसमें स्वर से संबंध है, ठीक है। तो च के बाद मैंने आपको बताया था तीसरा वर्ग आ जाए, चौथा वर्ग आ जाए, श है, या फिर लय आ जाए या स्वर आ जाए, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है, ठीक है। तो कैसे बदलेगा देखिए, ये चेंज होगा कैसे, ये हो गया च का काय में बदल जाएगा, ये च का च ही रहेगा, यहाँ पे तो च हो गया, और ये आ गया यहाँ पे अन, दोनों में मतलब दोनों में चेंजेस क्या रहा, ये तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, ये तो ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर उतर के नीचे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये आ गया यहाँ पर ए, और ये चेंज काय में हुआ, च काय में बदल जाएगा जय में, ये बदल गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे कैसे आ गया अन, और ये नीचे ऐसे कैसे आ गया तय। तो आपको मैंने एक बार बताई थी जब हम यण संधि पढ़ रहे थे, मैंने कहा था यण संधि का प्रयोग बहुत आएगा। यण संधि है तो स्वर संधि, लेकिन लगती व्यंजन संधि जैसी है वो, क्योंकि उसमें व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, व्यंजन बन जाते हैं उसमें स्वर नहीं बनते, बाद में व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही अयादी संधि में, इसलिए मैंने कहा था कि व्यंजन संधि को आप ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगी। अब इसने अपने आप को पूरा करने के लिए इससे स्वर ले लिया,
तो शब्द बन गया अजंत। क्या बन गया? अजंत। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, वो शब्द ऐसे बना है, अच प्लस अंता, अजंता। ठीक है, ये चीज़ है, तो अजंत ऐसे बना है। ठीक है दोस्तों, अगला इसको देख लेते हैं, ये वाला नियम किस तरह से काम करता है। देखिए इसमें, देखिए एक शब्द लेते हैं अपन जगत। जगत प्लस ईश, यहाँ पे मैंने व्यंजन लिया है और यहाँ पे मैंने स्वर लिया है। इसका ये तय ऐसे कैसे आ गया, इसका ये ई ऐसे कैसे आ गया, दोनों का मेल हुआ तो तय का बन जाएगा द, ई का ई ऐसे कैसे आ जाएगा, श ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, ये दोनों शब्द जग जो है ऐसे कैसे आ गए दोनों शब्द। ये आवश्यक नहीं है कि आगे वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, सार्थक शब्द नहीं, आगे वाले शब्दों का भी सार्थक शब्द होगा, क्योंकि संधि तभी बनेगी जब सार्थक शब्द होंगे आपस में। कुछ कुछ शब्दों में ऐसा होता है, जैसे विसर्ग संधि में कई बार ऐसा होता है, विसर्ग संधि में भी कई मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों में होता है कि भाई कुछ शब्द मिलते नहीं हैं आपस में, उनमें कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उनके बीच में संधि हो जाती है। तो उनके विषय में हम अलग से पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें विसर्ग में संधि, मतलब अलग अलग से, कि भाई जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा लेकिन फिर भी उनमें संधि हो रही है और उनका कुछ अर्थ बन रहा है, तो वो भी हम समझेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम देखते हैं किस तरीके से बना। देखिए तो क्या बनेगा इसका, इसने इससे मात्रा लेकर अपने आप को पूरा कर लिया, तो ये बन गया जगदीश। क्या बन गया दोस्तों? जगदीश बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या बना? जगदीश। अब इसको ले लेते हैं, इसमें ऐसे षडदल। क्या बन गया? षडदल। 6 दलों का समूह, 6 दल जो हैं षडदल कहलाते हैं। षड यानी, षट यानी 6, दल यानी समूह। ठीक है, षट यानी होता है 6, दल यानी होता है दोस्तों समूह। 6 समूह, 6 वर्ग, 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स ऐसे। ठीक है, जगत के ईश्वर हैं जो जगदीश, ओम जय जगदीश, तो वो जगदीश ऐसे बना है। जगत के स्वामी हैं जो, ईश्वर हैं जो। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम ये वाला है, इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं कैसे बना है ये। देखिए ये कैसे बना है, इसका यहाँ उदाहरण देखते हैं अपन। एक ले लिया अपन ने कप प्लस जा, कप प्लस जा। अब ये कोई अर्थ नहीं, ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक सार्थक शब्द बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में आएंगे तो बीच में भी आपको बताते जाएंगे कैसे शब्द हैं। ये कप प्लस जा है, इसको अपन ने लिया, इसका पै ऐसे कैसे उतार दिया, यहाँ जा ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, यहाँ पर इसका चेंज हुआ बै के रूप में। किस रूप में? बै के रूप में। और ये जा ऐसे कैसे आ गया, शब्द बन गया कब्जा। क्या बन गया दोस्तों? कब्जा। ठीक है,
कब्जा कर लेते हैं किसी चीज़ पर, अधिकार जमा लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, उसको अपने अधीन कर लेते हैं, वो कब्जा कहलाता है। कब्जा कर लिया इसने उस पर, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही कब्ज बनता है, ऐसे ही अपज बनता है, अप प्लस जय अब्ज शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये व्यंजन संधि में जो प्रथम है, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ये एक एक उदाहरण केवल इस चीज़ को समझाने के लिए कि आप समझें किस तरीके से संधि बनती है। इसमें ये चेंज हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, इसमें ये बदल रहा है, इसमें ये बदल रहा है और इसमें ये बदल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क बन गया ग में, अपने तीसरे वर्ग में च बदल गया अपने तीसरे वर्ग ज में, तय बदल गया अपने तीसरे वर्ग द में। चाहे सामने कोई भी आए, जो मैंने आपको बताया नियम के अनुसार कि तीसरा वर्ग आए, चौथा वर्ग आए, उसमें से कहीं से भी कोई भी आए, ये र ल व है, ठीक है, ये र ल व, ठीक है, ये आए या फिर, ठीक है, ये र ल व है, ये आ जाए या फिर स्वर आ जाए, तो भी वो अपने तीसरे ही वर्ग में बदलेंगे। जैसे ये बदल रहा है प ब में, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला नियम समाप्त होता है अपना, पहला नियम इस प्रकार बना, इस प्रकार पहला नियम कंप्लीट होता है अपना संधि का, व्यंजन संधि का। अब दूसरे नियम पे चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2, देखिए क्या है, इसमें क्या कहा गया है नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 किस तरह से काम करता है और हम इसको कैसे यूज में लेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे लिए समझने लायक ये है कि नियम नंबर 2 में उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया था, उन्हीं वर्गों का वापस प्रयोग होता है, बार बार एक ही वर्ग का प्रयोग बार बार होता है। और किस प्रकार होता है, जैसे हमने देखा प्रथम वर्ग जो है, प्रथम वर्ग का ही बार बार प्रयोग होगा, केवल 2 नियमों तक प्रथम वर्ग काम करता है। उसके बाद तय का प्रयोग चालू होता है इसमें व्यंजन संधि में, तय, बाकी जो नियम बनेंगे वो तय से बनेंगे, कई नियम हैं जो ऐसे। तो वापस हम लेते हैं प्रथम वर्ग क, च, ट, त, प। देखिए मैंने आपको कहा था शुद्ध व्यंजन लेने, व्यंजन संधि तभी होगी, शुद्ध व्यंजन लेना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इनके सामने, यदि इनके सामने मैं या न आ जाता है, क्या आ जाते हैं, मैं या न, पंचमा, ठीक है, मैं या न, तो ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। पंचमाक्षर किनको कहते हैं, अपने पंचम वर्ग में बदल जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, ये क तो बदल जाएगा अंग में, ठीक है, च बदल जाएगा य में, ठीक है, ट बदल जाएगा ण में, त बदल जाएगा न में, और प बदल जाएगा में। इस प्रकार बदलाव हो जाएगा पंचम वर्ण में, अपने 5वें वर्ग में ये बदल जाएंगे। कैसे, देखिए एक एक का उदाहरण मैं आपको बताता जाता हूं। यहां पर पहला उदाहरण देखिए, यहां पे आप देखिए, पहला उदाहरण देखिए, दिख प्लस नाक, दिक प्लस नाक। इसमें मैंने आपको बताया ये चेंज होगा। मैंने आपको बताया था प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण जो है उसका अंतिम, प्रथम पद जो है उसका अंतिम वर्ण बदलेगा। फिलहाल आगे नियमों में द्वितीय जो पद है उसके वर्णों में भी बदलाव होगा। तो यहाँ मैंने लिखा क, ये काई में चेंज होगा। अगर इसके सामने देखो न आ गया तो ये चेंज होगा अपने पंचम वर्ण में, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये बाकी शब्द इसके साथ ऐसे कैसे आ जाएंगे, बाकी शब्द ऐसे कैसे
आ जाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं इनको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दिनांक। क्या बनेगा, दिनांक। ठीक है, दिनांक बनेगा। देखिए ये बन गया दिनांक। पहले के समय में लिखा करते थे दिनांक, तारीख क्या हो गई, दिनांक क्या हो गई, ये शब्द वैसे बना है। आ रही बात समझ में, ये दिनांक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये दिनांक बनेगा। अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला शब्द हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए, ग च प्लस ना, गच प्लस ना, ये चेंज होगा अपने तीसरे वर्ण में, इसमें। ठीक है, अपने इसमें। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में। किस रूप में, अनुस्वार के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। बाकी शब्द ऐसे कैसे आ जाएंगे, गमना। ठीक है, अगर यहां हम एक शब्द लिख देते हैं जा, गच प्लस जा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हम यहां पर एक शब्द ये लेते हैं जा, ये हमने ले लिया जा। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा इधर, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा ये शब्द ऐसे बनेगा। फिर ये देखिए, ये शब्द यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ गया, जा, तो ये बन गया गंजा। क्या बना शब्द, गंजा। आ रहा है समझ में दोस्तों, ग च प्लस जा। ठीक है, ग च प्लस जा। लेकिन ये जो शब्द है फिर बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इसको हम संधि नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि नियम ये कहता है, कई बच्चे विद्यार्थी सोचते हैं अरे हाँ यार सर ने बताया था कि भाई बिंदी आ जाती है ऊपर तो हो गया गच प्लस जा, ये होगा गंजा। ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल संधि नहीं बन पाएगी। क्योंकि यहाँ नियम क्या बताया गया है, इनके आगे मैं या न आए, मैं या न आए तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। यहाँ पे न आ रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या आ रहा है जय, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या आना चाहिए। तो शब्द देखिए, हम ऐसे कोई भी शब्द का आप ऐसे ना सोचें कि ये शब्द इसमें प्रयोग में होता है तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि आ जाए। देखिए, जैसे मैंने लिया कच्छ प्लस ना, कच्छ प्लस ना, तो जो पहले अपन ने लिया था शुरू में उसके अकॉर्डिंग ये बन गया ऐसे। क्या बन गया दोस्तों, ज्ञ, इसको बोलते हैं ज्ञ। ठीक है, ज्ञ, और ये उतर गया ऐसे के ऐसे, ये उतर गया ऐसे कैसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंचना, कंचना, कंचना है, कंचना, नाम सुना होगा कंचना आपने, तो ये वैसे नाम बन जाता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते इस तरीके से, कन्नी काटना, कत प्लस नी, कन्नी। ठीक है, इस प्रकार शब्द बन जाते हैं।
हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।